भीड़ में चलोगे तो भीड़ का हिस्सा बनोगे, अकेले चलोगे तो इतिहास रच जाओगे। नमस्कार, प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश फनी सन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको राजस्थान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर राजस्थान KCP एग्जाम में मैंने ये 3rd रैंक प्राप्त की थी, उसकी सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ। काफ़ी समय से कुछ स्टूडेंट की तरफ से मेरे पास टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप और फ़ोन कॉल पर रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप अपनी जो सक्सेस स्टोरी है, जो आपने 3rd रैंक प्राप्त किया है स्टेट के अंदर, वो शेयर कीजिए। क्योंकि मेरा खुद के साथ एक कमिटमेंट था कि जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी सक्सेस स्टोरी किसके साथ भी शेयर नहीं करूँगा। क्योंकि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, इसलिए मैं अपने कमिटमेंट को पूरा करते हुए ये फर्स्ट टाइम इस चैनल पर ये अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सुनने के बाद काफ़ी स्टूडेंट को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। धन्यवाद, प्रणाम। चलिए आज अपनी सक्सेस स्टोरी को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो है आपको अपन ने यहाँ इसके जो सक्सेस स्टोरी की जो है 5 पॉइंट्स के अंदर अपन ये डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपके एग्ज़ाम, आपके KCP एग्ज़ाम का फॉर्मेट। सेकंड कि मैंने खुद ने इस एग्ज़ाम में क्या किया था। तीसरा, आप लोगों को एज ए स्टूडेंट, एज ए एग्जामिनी क्या करना है। चौथा पॉइंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए क्या क्या अवेलेबल है और आप क्या कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट ये रहेगा, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको पूरी हेल्प करूँगा उस क्वेरी को सॉर्ट आउट करने के लिए। फर्स्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं आपके RPSC एग्ज़ाम का फॉर्मेट। क्योंकि आप सब लोग जो जिन्होंने इसका फॉर्म भरा है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के फॉर्मेट से फेमिलियर होंगे, तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल कुछ माइनरली इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊँगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों जिनको इसके बारे में सही जानकारी ना हो, तो ताकि उनको भी वो जानकारी मिल जाए। आप में से कोई भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में वो लापरवाही ना करे कि जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़े। तो इस एग्ज़ाम के देखिए, इस एग्ज़ाम के अंदर जो है आपके 2 पेपर हैं, 2 पार्ट के अंदर। फर्स्ट पेपर में डेटा सब्जेक्ट जो है आपको है EVMS, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर जो राजस्थान, इंडिया और स्टैटिक राजस्थान से आते हैं। और सेकंड पेपर के अंदर जो SAT और FPN के सब्जेक्ट से इसके कंटेंट्स आते हैं। तो आप सब लोग फेमिलियर है, तो इसके अराउंड अपन सारा वर्कआउट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट एग्जाम का जो फॉर्मेट है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क। हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा। तो टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा हर पेपर का वो 2 घंटे रहेगा। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है जो कि 1/3 है। 1/3 मार्किंग फॉर easy MCQ क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो दिया गया है, ये जो जिसके डिस्कशन कर रहे हैं अभी, लास्ट 1 ईयर से राजस्थान RPSC और RSN SSBB एग्जाम के अंदर जो भी पेपर्स आ रहे हैं उसके अंदर A, B, C, D और उसके अलावा 5th ऑप्शन E भी दिया जा रहा है। यदि आप किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, उसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो भी आपको इसको फिलअप करना ज़रूरी है ई फॉर्म में कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और आपने इस सर्कल को भी सही नहीं किया है तो 1/3 नेगेटिव मार्क्स रहेंगे। उसके अलावा हर पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर 10% क्वेश्चन अगर आप इस पार्ट के लिए अटेम्प्ट नहीं करते हैं, इसको फिल नहीं करते हैं, यानी हमारे इस पेपर के अंदर हर पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है, यानी हर पेपर के अंदर अगर आप 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए और उसकी ऑप्शन फिलअप नहीं किया तो यू विल बी डिसक्वालीफाइड। चाहे आपके उसमें 90% मार्क्स आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इसको फिलअप नहीं किया है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस 5th ऑप्शन को
फिल करना बहुत ज़रूरी है। पिछले काफ़ी समय से जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मैं उसको चेक कर रहा हूँ पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर जो स्टूडेंट्स जो हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं केवल इस 3 ऑप्शन की वजह से डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। आगे हम शेयर करते हैं कि मैंने इस एग्ज़ाम में क्या किया था, वो आपको बता देता हूँ। इस एग्ज़ाम के अंदर जो है मैंने 3rd रैंक प्राप्त की थी। टोटल आउट ऑफ 200 में से 147 मार्क्स 147 नंबर जो है 200 में से प्राप्त किए थे। लगभग 73.5% स्कोर था। टोटल जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे वो लगभग 85 टू 86% क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। बिगिनिंग के अंदर जो है मेरा प्लान ये था कि जो मैंने टारगेट रखा था वो 80% स्कोर का रखा था बिफोर दी एग्ज़ाम, और ये प्लानिंग ये थी कि मैं 90% तक अटेम्प्ट करके आ जाऊँ, लेकिन एग्ज़ाम में जो है 85 टू 6% क्वेश्चन इन अटेम्प्ट कर पाया और फाइनली जो है नियरली 74% स्कोर मुझे मिला था इसके अंदर। और जब इस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय एक चीज़ जो बात ध्यान रखने लायक है वो ये है कि मेरे को उस समय एग्ज़ाम की फॉर्म के समय ये मैंने फिक्स किया था लगभग 12 से 13 साल का मुझे एकेडमिक लाइन का और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस भी था। और उसके अलावा मैंने उस एग्ज़ाम की प्लानिंग के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए लगभग 6 आवर्स 6 मंथ्स तक डिवोट किए थे। उस समय जो है मैं चूँकि जीत इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एज ए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में डिप्टी हेड काम कर रहा था। इसके अलावा इवनिंग क्लासेस राजस्थान जोधपुर के अंदर मैं वीकेंड क्लासेस चलती थी, तो मेरा जो डेली रूटीन लाइफ जो था काफ़ी फुल पैक था। उसके बावजूद भी मैंने 6 आवर्स डेली 6 मंथ तक डेडिकेटली अपने इस एग्ज़ाम की आगे आप प्रिपरेशन लोगों को की क्या थी। करना है इस एग्ज़ाम में वो मैं बता देता हूँ। मैंने कुल 6 मंथ्स 6 आवर्स के हिसाब से जो है प्रिपरेशन की थी। तो अगर हम इसको आवर्स के हिसाब से टोटल देखेंगे, कैलकुलेशन बिठाएँगे, मंथली 180 आवर्स और 6 मंथ नियरली 1100 आवर्स, यानी कितना वर्क जो है, इतनी स्टडी मैंने टीचिंग एचडी अवार्ड जो मैंने इसके अंदर स्पेंड किए थे। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम नियरली इतना 1000 आवर्स या 1100 आवर्स का डेडिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। 2 टू 3 टाइम एट लीस्ट आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब कुछ टॉपिक्स का 2 टाइम्स कीजिए, कुछ टॉपिक्स टिपिकल 3 टाइम्स और कुछ टॉपिक और ज़्यादा टिपिकल है जिनको 4 टाइम्स रिवीजन मस्ट है। यानी 2 टाइम्स रिवीजन वेरी वेरी नेसेसरी। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सिंगल टाइम से केवल कोड को करके आपको इसमें सक्सेस नहीं मिल सकती है। आपको जो ट्राई करना है, मैंने जब ट्राई किया था इस एग्ज़ाम के लिए 80% स्कोर भी ध्यान रखते हुए किया था। मेरा जो टारगेट था 80% का, एकेडमिकल में गुड था, मेरा करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा था। लेकिन आप लोग उसको मिनिमम जो ट्राई करेंगे वो 70% स्कोर के हिसाब से आफ्टर नेगेटिव मार्किंग उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर 75% आपके आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर हर एक के अंदर या इसी प्रकार से अटेम्प्ट करते हुए, तो फिर आप नेक्स्ट 75 और 80% के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम सब जने 70% स्कोर के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि आप लोगों को फॉर्म फिल करने के बाद में आर आरपीएससी की तरफ से बहुत समय दिया गया है, इसलिए इस एग्ज़ाम का जो पेपर आएगा वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाला है। और पिछले कुछ साल से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा टिपिकल, आउट ऑफ द कोर्स, आउट ऑफ द रेंज करते हुए आ रहे हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। इस नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ काम नहीं करना है। यू हैव टू वर्क, बट यू हैव टू नॉट ओनली वर्क, यू हैव टू स्मार्ट वर्क एंड फॉलो ऑन दैट वन। नेक्स्ट, आप इसमें इस एग्ज़ाम के अंदर किसी भी टॉपिक को सिलेबस के अंदर नहीं छोड़ेंगे। लास्ट टाइम जब मैं प्रोग्रामिंग एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा था तब काफ़ी बच्चों ने लापरवाही के अंदर किसी ने करंट अफेयर टॉपिक छोड़ दिया, किसी ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग पार्ट छोड़ दिया, फिर इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ गया उस एग्ज़ाम के अंदर। इसमें आपको नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक आपको छोड़ना है, सारे टॉपिक करने हैं। पर्सनली स्टूडेंट्स का जो फोकस रहता है इस एग्ज़ाम्स के अंदर वो टेक्निकल पार्ट रहता है। नो डाउट आपको टेक्निकल को फोकस करना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है उसके साथ बाकी के जो कंटेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उनके ऊपर भी फोकस करना है। हमारे समय में जब एग्ज़ाम दिया था तब ये भी 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स या रीजनिंग में से आते थे।
लेकिन अभी लास्ट जो प्रोग्रामर एग्जाम्स हुआ था उसमें नियरली 40 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अभी भी आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो 15 से 40 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में से आ सकते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है। इसके अलावा एक जो और जो टिपिकल पार्ट रहता है इस एग्जाम्स के अंदर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो रहते हैं अपने टेक्निकल पार्ट्स के न्यूमेरिकल्स, जो कि काफ़ी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ग्रेड लेवल एग्जाम से भी नेसेसरी आते हैं, या उसी लेवल का जो इक्विवेलेंट्स हैं वहाँ से उठा के आपको डायरेक्ट इसमें एमसीक्यू करवा देते हैं। तो आप लोगों को इसमें डाटाबेस, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको अटेम्प्ट करना है। एक खास बात मैं और बताना चाहूँगा, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो कुछ जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनकी साइज बहुत बड़ी होगी, हाफ ऑफ पेज एक क्वेश्चंस की साइज होती है। तो इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेस्ट ये रहेगा इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इनके डाटा को देख लीजिए और इनके आंसर्स को डायरेक्टली रट लीजिए। अगर एग्जाम्स में है आता है तो इसके आंसर्स को टिक कर लीजिए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे पास सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो केवल मैंने रट लिए थे और एग्जाम्स के अंदर वो वैसे के वैसे रिपीट हो गए थे। तो आप लोग भी ऐसा करिए, डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपको मेरे इस चैनल पर क्या मिल सकता है और मेरे इस चैनल का क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे इस चैनल पर लगभग आप 150 वीडियो मिलेंगे और जिनका वॉच आवर्स लगभग 100 घंटे 100 आवर्स है। इस हिसाब से यदि आप देख रहे हैं, अगर यदि आप डेली 6 आवर्स टू 10 आवर्स यानी 6 घंटे से लेकर अगर 10 घंटे स्टडी करते हैं तो आप 10 से 15 दिन में अपना कोर्स कवर अप कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका यदि कोर्स बिल्कुल हुआ ही नहीं है, या किसी ने 50% कोर्स कंप्लीट किया है या 60% कोर्स कवर अप किया है, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको कितने वॉच आवर्स का वीडियो देखना है या करना है। दूसरा, मेरे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सब एमसीक्यू फॉर्म में विद एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जो कि अभी भी आपके पास में 3 महीने का समय बाकी है। तो इस हिसाब से आप 10 से 15 दिन में एक बार कोर्स कंप्लीट, 1 महीने में आप 2 बार कोर्स कवर अप कर सकते हैं। यदि किसी के भी कोर्स नहीं हो रखा है तो भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ वो कि जब भी आप एजुकेशन वीडियोज़ के ऊपर वर्कआउट करते हैं, भी स्टडी करते होंगे, काम करते हैं, तो हमेशा डेस्कटॉप या लैपटॉप का यूज़ करें विद द माउस। क्योंकि इससे आपको कोई भी जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, कोई भी कंटेंट लेंदी है या उसको स्किप करना चाहते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बैक करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल के ऊपर जब इसी काम को करेंगे तो टायर्डनेस फील होगी। आप लॉन्ग समय तक 2-2 घंटे या 3-3 घंटे तक स्टडी वीडियो इनके ऊपर वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप जो मेरे दिए गए टेलीग्राम चैनल और जो लिंक जो दिया गया है वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और वहाँ पर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरे से जितनी भी हेल्प या मदद हो सकेगी मैं आपकी अवश्य करूँगा। धन्यवाद।